गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK ज्ञान सेंटर में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 SST के ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, जिसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं और पिछला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में आप उसको एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर जाकर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं पिछले चैप्टर को, जिसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि पिछले अध्याय में आपने क्या पढ़ा कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, गोलाकार नहीं है। वो कैसी है, उसका साइज़ मैंने आपको बताया था, वो है भू आब। तो दोस्तों, उसका मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है, इसीलिए हम उसको भूआब और इंग्लिश में जियोइड कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैप्टर में यहाँ पे दिखाया गया कि ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ग्लोब है। बिल्कुल हमारी पृथ्वी ऐसे ही दिखेगी अगर आप अंतरिक्ष में जाकर दूर से हमारी पृथ्वी को देखते हैं। लेकिन अब हम ग्लोब की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ग्लोब की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप वास्तविक रूप में आप पृथ्वी को नहीं देख सकते, इसलिए हम उसके अध्ययन करने के लिए ग्लोब के माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ग्लोब कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ग्लोब यहाँ पे आप देखिए, ग्लोब लिखा है विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, उनको ले जाने में क्या होता है, थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, और एक छोटे ग्लोब भी आते हैं जिसको आप पॉकेट में रख सकते हैं, जो टेबल वगैरह पे रखते हैं, आपने देखे होंगे। उसके बाद है गुब्बारे जैसे ग्लोब। जैसे ग्लोब होते हैं गुब्बारे जैसे, इसमें आप हवा भर देंगे तो ये बिल्कुल ग्लोब जैसा बन जाएगा। उसके बाद है जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। तो ये जो आपने प्रकार देखा, इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसके बाद ग्लोब स्थिर नहीं होते, उसे घुमाया जा सकता है। तो ग्लोब दोस्तों कैसे होता है, जैसे आप देखते हैं कि पृथ्वी घूमती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही ग्लोब को भी हम घुमा के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, वैसे ही पृथ्वी भी घूमती है। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को सही आकार में दिखाया जा सकता है। अब देश तो दोस्तों आप जानते ही हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा होता है या धरती का ऐसा भाग होता है जो कि समुद्र से उठा होता है और जिसमें कई सारे देश होते हैं। और महासागर भी आप जानते हैं, समुद्र जो होता है वो महासागर का हिस्सा होता है, ना कि वो महासागर होता है। महासागर मतलब जैसे आप नाम से देखते हैं महासागर, यानी कि बड़ा सागर। तो जो महासागर होता है उसका हिस्सा क्या होता है? समुद्र होता है, या सागर भी आप बोल सकते हैं। अब दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं कि तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि ग्लोब देखिए कितना छोटा है, और छोटा होने की वजह से आप इस पर कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे सही जानकारी प्राप्त करेंगे किसी स्थान के बारे में। तो वही आपको इस चैप्टर में सीखना है। और आगे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा रखी है, अक्ष। अक्ष किसे कहते हैं? इंग्लिश में दोस्तों इसे कहते हैं एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे आप अक्ष या एक्सिस कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, जहाँ पे ये एरो बना हुआ है, और ऊपर भी। तो ये पूरे एक सुई है ऐसे करके, तो इसको ही अक्ष कहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी को हम घुमाते हैं। और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उन्हें दक्षिण और उत्तरी ध्रुव कहते हैं। देखिए, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। ओके। और अब हम पृथ्वी को क्या करें, इन्हीं सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके। लेकिन
याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई या कोई एक्सिस नहीं होता, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी दोस्तों जिस रेखा पर घूमती है वो रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा उसको बोलते हैं। वास्तव में जब आप देखेंगे तो ना कोई वहाँ पे एक्सिस हकीकत में नहीं है, ये ग्लोब पर बनाया गया सिर्फ, वास्तव में नहीं है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। वृत्त क्यों कहते हैं आप? क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो जो भी रेखा होगी वो पूरी की पूरी ऐसे घूमती हुई आती है, गोल होती है, इसलिए हम उसको वृत्त भी कहते हैं। और विषुवत वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। तो दोस्तों ये कहाँ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ग्लोब है ये हमारा, इस पर ये जो लाइन जा रही है ये होता है विषुवत वृत्त। तो ये बिल्कुल पृथ्वी के बीच में है, और ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे है। क्योंकि 0 पे क्यों है? क्योंकि बिल्कुल बीच में है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी को 2 भागों में हम बांट देते हैं। एक होता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, जिसको दक्षिणी साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं, दोनों बराबर भाग में बढ़ जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों विषुवत वृत्त जो है वो क्या है? वो भी एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक वृत्त बनाती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चित्र को, तो इस चित्र में आपको एक चीज़ दिख रही है कि इसके समानांतर और भी रेखाएं हैं। ये देखिए और भी रेखाएं हैं, नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं। तो ये कैसी रेखाएं हैं? तो ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक अगर आप जाएंगे तो ये कैसी होगी? समानांतर, यानी कि पैरेलल लाइंस होगी। और इन सभी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं, ओके, या फिर अक्षांश रेखाएं। और इनको हम कैसे नापते हैं? इनको अंश में नापते हैं, इनको डिग्री में हम नापेंगे। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। और जो हमारी जो विषुवत वृत्त होती है वो क्या होती है? 0 डिग्री पर होती है वो, ये 0 डिग्री पर है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा, उत्तरी अक्षांश हम उसको बोलेंगे। और नीचे की तरफ आएंगे तो उसको दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, क्या आप जानते हैं लिखा हुआ है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे को कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। आपको मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं कि आप इस समय कौन से अक्षांश पर हैं, कौन से अक्षांश पर अपने खड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, ये मैंने आपको बता दिया, और दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एक क्या चीज़ होती है, इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप उत्तरी और दक्षिणी भी इसको लिखा जाता है ताकि आपको समझ में आए। जैसे देखिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का एक देश है, में बेलो होरिजोंटे एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कहने का मतलब यह है कि दोनों 20 डिग्री पे हैं, लेकिन एक उत्तर में है एक दक्षिण में है। तो इसीलिए हम उनको इन रेखाओं के साथ उत्तर और दक्षिण लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर डालिएगा, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। और अब दोस्तों एक चीज़ और है कि जैसे जैसे आप विषुवत वृत्त यानी कि इस रेखा से ध्रुवों की तरफ आप जाते हैं, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो क्या होगा? अक्षांशों का आकार घटता जाता है, यानी कि जो रेखाएं हैं ये धीरे धीरे छोटी होते जाती है, क्योंकि ऊपर हमारी पृथ्वी की तरफ
उसका साइज कम होता चला जाता है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद है यहाँ पे सारी जो अक्षांश रेखा है, मुख्य अक्षांश रेखा है, उनको दिखाया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये 0 डिग्री पर विषुवत, उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पर उत्तर ध्रुव वृत्त। ऐसे ही आप नीचे आएंगे, 23.5 डिग्री दक्षिण पर मकर रेखा, 66.5 डिग्री पर दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो दोस्तों ये जो 5 रेखाएं मैंने आपको दिखाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही हमको आगे बताई गई है। तो मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिया है। ये देखिए, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, वही सब आपको दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कोई कटिबंध करके लिखा हुआ है, देख रही हैं आप। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो ताप मतलब आप जान गए होंगे, टेम्परेचर से रिलेटेड है। कटिबंध माने ये एक एरिया हो गया जो कि बटा हुआ है। यहाँ पे देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। दोस्तों ये एक बार नहीं है, 2 बार है, 2 बार ऊपर होता है। किस किस दिन होता है वो अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है, इसलिए हम इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चित्र में, देखिए ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। इसके बीच में जो हिस्सा है वो क्या है, उष्ण कटिबंध, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सूर्य के ऊपर नहीं होता। यानी कि कर्क रेखा से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे और मकर रेखा से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पे सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक गए तो ये सारा का सारा शीतोष्ण कटिबंध है। और यहाँ उत्तरी ध्रुव वृत्त से कर्क रेखा के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। तो ये दोनों शीतोष्ण कटिबंध है दोस्तों। यहाँ का टेम्परेचर समान होता है, लेकिन यहाँ पे दक्षिणी उत्तरी क्यों बांट दिया, क्योंकि 2 अलग अलग जगह पे हैं, तो आप इसको कैसे समझ पाएंगे, इसलिए। अब हम बात करेंगे अगले जो कटिबंध की है, वो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज रूप से ऊपर नहीं आ पाता। मतलब सूरज की किरणें यहाँ पे पूरी तरह से पहुँचती नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की पहुँचती है नाम के लिए, इसलिए यहाँ पे शीत कटिबंध इसको कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है ये देखिए, यहाँ से ये जो पूरा हिस्सा है ये और ये शीत कटिबंध है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, पूरा का पूरा बर्फ़ जमा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी पड़ती है। अब दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है देशांतर क्या है। तो देशांतर रेखाएं क्या हैं, ये देखिए आपके सामने ग्लोब है। पहले हमने जो रेखाएं पढ़ी वो इस तरह से थी, ये इस तरह से थी। तो ये कौन सी थी, अक्षांश रेखाएं। अब हम कौन सी पढ़ेंगे, अब दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो लिखा हुआ है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और एक रेखा की जो होती है जिसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। यानी कि दोनों के दोनों, जो टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, दोनों के दोनों एक ही लाइन पर है, जो यहाँ से जाएगी 20 डिग्री दक्षिण से। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला कहाँ है, तो उसके लिए जो रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है, जो इस काम में आपकी हेल्प करती है, जिससे आपको सही द्वीप की स्थिति का पता चलेगा।
तो ये क्या होता है, ये रेखाएं कैसी होती है कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती भी हैं। तो इनको दोस्तों यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं, देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं। ये देखिए, तो दोस्तों इन रेखाओं को भी क्या होता है, अंशों में मापा जाता है, डिग्री में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अक्षांश को मापा जाता है बिल्कुल उसी माध्यम से। तो प्रत्येक अंश यानी कि जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि हर डिग्री पर इनको मिनट में नापते हैं हम, मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। तो अक्षांश में क्या होता है, अगर आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ अक्षांश रेखाएं छोटी होती चली जाती है लेकिन वो समानांतर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पे गैप ज़्यादा होगा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे वो गैप कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर आके सारी रेखाएं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, और उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है। ध्रुवों पर दूरी क्या होती है, 0, यानी कि सारी देशांतर रेखाएं वहाँ पे मिल जाती है। फिर उसके बाद अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। जैसे तो उनकी लंबाई क्या होता है, अक्षांश की समान नहीं होती, वो कम होती चली जाती है जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, और इनकी क्या होता है, ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे चाहे कहीं पे भी, लेकिन इनकी जो लंबाई है वो कैसी होगी, समान होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रेखाएं हैं। ठीक है, वो कितनी होती है, टोटल 180 होती है, वो 90 ऊपर और 90 नीचे अक्षांश रेखाएं। लेकिन जो यामोत्तर रेखाएं हैं वो कितनी होती है, टोटल 180 एक तरफ इधर और 180 इस तरफ, यानी पूर्व में 180 और पश्चिम में 180, तो दोनों मिला कितनी हो गई, 360, यानी देशांतर रेखाओं की संख्याएं 360 होती है। तो फिर और इसमें से दोस्तों क्या है कि हमने एक रेखा को मुख्य रेखा माना, जैसे इसमें हमने देखा कि विषुवत वृत्त को मुख्य माना है, 0 डिग्री पर है, ऐसे ही इसमें भी एक रेखा है जिसको हमने मुख्य माना है, जो हमारी 0 डिग्री पर है। उसको हम कहते हैं मुख्य यामोत्तर रेखा, या फिर प्रमुख यामोत्तर रेखा, या प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, या प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है, यहाँ से ये रेखा गुजरती है, और यहाँ से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती करते हैं हम। अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे गिनते जाएंगे, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तब भी 1 2 3 गिनते जाएंगे। यानी कि ये जो रेखा मैंने आपको बताई अभी, ये 0 डिग्री होती है और इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो आप वहाँ पे पूर्व लिखना पड़ेगा लाइन के साथ, और इधर पश्चिम लिखना पड़ेगा, ताकि क्योंकि इनमें भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, अंतर कर सकें, इसलिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से उनके पीछे पश्चिम और पूर्व लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखा एवं देशांतर यामोत्तरों के द्वारा क्या बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, एक जाल टाइप बन गया। तो इस जाल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रिड, यानी कि दोस्तों एक ग्रिड बन गया। यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक ग्रिड बन गया। तो अगर अब आप इस ग्रिड के माध्यम से किसी भी स्थान का आसानी से पता लगा सकते हैं, जैसे असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व अक्षांश पर स्थित है। यानी कि आप जब चाहे जब इन दोनों जो डिग्री अक्षांश और पूर्व जो देशांतर की जो माप है, इसके माध्यम से आप उस स्थान या जगह का पता लगा सकते हैं, उसकी सही स्थिति को जान सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर वो एग्जैक्ट कहाँ होगा।
तो दोस्तों आप चलते हैं चैप्टर में, आगे बात करते हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पे आ गया है देशांतर और समय। तो दोस्तों देशांतर रेखाओं का जो मेन जो काम है वो है समय निर्धारित करना, यानी कि सभी देश इस रेखा के माध्यम से अपना समय निर्धारित करते हैं। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन माना गया है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जैसे आप सूर्य को देखेंगे तो आपको सूर्य को देख के पता चल जाता है कि कितना टाइम हो गया, आप अंदाजे से बताते हैं कि यार 5 बज रहे होंगे या 5:30 होंगे, इस तरह से बता देते हैं, और सही भी निकल जाता है कितनी बार। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, परछाई के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। दोपहर में बिल्कुल छोटी होगी, सूर्य ज़्यादातर ऊपर की तरफ होता है, और शाम और सुबह क्या होता है, जो हमारी परछाई होती है लंबी होती है वो, तो हमें पता चलता है कि शाम या सुबह हो गई। तो ग्रीनिच पर स्थित यामोत्तर जिस पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगी। तो जैसे मान लीजिए जितने भी अक्षांश हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मान लीजिए अगर इस अक्षांश पर है सूरज, तो इस दोस्तों जैसे मान लीजिए ये जो यामोत्तर है, जब इस यामोत्तर पर एकदम सूर्य बिल्कुल मध्य में होगा, बीच में एकदम सबसे ऊंचे पॉइंट पर होगा, तो उस समय इस रेखा पर जितनी भी कंट्री होगी उन सभी पर क्या होगा, उन सभी पर दोपहर होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने पढ़ा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, यानी जो ये लाइन है इसके पूर्व में जो स्थान है, उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा। तो इनका समय जो होता है इससे आगे चलता है। मान लीजिए अगर यहाँ 5 बज रहे हैं तो फिर अगली लाइन पे कितने बजेंगे, 5:04, तो यानी कि टाइम इसका आगे चलेगा। और जो पश्चिम वाले हैं इनका टाइम पीछे चलेगा। अगर यहाँ 5 बज रहे तो यहाँ बनेंगे 4:56। ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए कि जितनी भी 360 है ना टोटल अक्षांश देशांतर रेखाएं, तो 1 डिग्री जो यानी कि जो एक देशांतर रेखाएं होती है उसका मतलब कितना होता है, 4 मिनट, यानी कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का फ़र्क होता है। जब सूरज एक से दूसरी रेखा पर जाएगा तो 4 मिनट का फासला तय कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 लाइनों को क्रॉस करते ही कितना हो जाएगा टाइम, 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इन देशांतर रेखाओं के माध्यम से सभी देश, दुनिया के सभी देश अपना समय निर्धारित करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है कि कोई कंट्री ऐसी है जिसमें कि एक ही देश से कई सारी लाइनें जा रही है, तो उस देश को समय निर्धारण करने में दिक्कत होती है। जैसे हमारी कंट्री से भी लगभग 29 रेखाएं गुजर रही है भारत से। अब ये बात आई कि किस रेखा से हम ये तय करें कि हमारा समय, हमारे देश का समय माना जाए, क्योंकि हमारी कंट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हमने पूरी कंट्री में सेम टाइम बजा रखा घड़ी में। लेकिन बहुत से देश ऐसे भी जो इनके पास 5-5 घड़ियाँ हैं, जो 5 समय को मानते हैं, जो 7 समय को मानते हैं, जो 11 समय को मानते हैं। उनकी कंट्री इतनी बड़ी है कि एक जगह रात एक जगह दिन भी हो सकता है, या एक जगह सुबह एक जगह शाम भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी उनकी कंट्री में होता है। तो इसलिए ऐसे होता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय और ग्रीनिच से 1 घंटा पीछे होगा, तो पश्चिम में अगर आप जाएंगे, अगर मान लीजिए ग्रीनिच पे 3 बज रहे हैं तो पश्चिम में आप जाएंगे तो वहाँ 2 बजेंगे, 15 डिग्री आगे। और अगर आप इधर जाते हैं 15 डिग्री पूर्व में, तो यहाँ पे 4 बज रहे होंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री जो लाइन होगी वहाँ पे मध्यरात्रि होगी। जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो जो 180 डिग्री वाली लाइन होगी वहाँ पे
आधी रात हो रही होगी। उसके बाद दोस्तों किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। तो जब भी सूर्य सबसे ऊपर होगा तो उस समय घड़ी में कितने बज रहे होंगे? 12। अब बात करते हैं हम मानक समय। मानक समय आखिर होता क्या है और क्या चीज़ है? मैंने थोड़ा सा अभी आपको बताया था, लेकिन आपको डिटेल में अब मैं बताता हूँ कि मानक समय होता क्या है। देखिए, अपनी कंट्री से शुरू करते हैं। तो अपनी कंट्री की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी कंट्री से लगभग 29 रेखाएं होकर गुजरती है। देखिए, पहली ये है, ये लास्ट की है और ये बीच की है। तो टोटल 29 रेखाएं गुजरती है। तो दोस्तों एक जो डिग्री थी रेखा की उसका मतलब था 4। तो 4 निम 36, हासिल गया 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी कि 116 मिनट हो गए दोस्तों। तो 116 मिनट को जब आप 60 से डिवाइड करते हो तो लगभग 2 घंटे का समय आता है। यानी कि हमारी इस रेखा से लेकर इस रेखा के बीच में कितना फ़र्क है? 2 घंटे का दोस्तों फ़र्क है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़, अगर आप इन दोनों के समय का देखेंगे तो यहाँ के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, लेकिन जब आप घड़ी में देखेंगे तो घड़ी में देखने पर आप क्या पाएंगे कि इस दोनों की घड़ियों में एक समान ही समय होगा। तो ये कैसे हुआ? तो ये दोस्तों कैसे हुआ? ये हुआ हमारी इस 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के माध्यम से। तो ये दोस्तों क्या है? यही हमारा मानक समय रेखा है। इस रेखा से हमने अपने देश का मानक समय निर्धारित किया है। इसी को हम मानक समय कहते हैं। ये देखा ना, मानक समय। मानक समय कहते हैं कि जिस रेखा के समय के माध्यम से हमारे पूरे देश का समय निर्धारित किया गया है। तो अब तो यहाँ पे दोस्तों आपने देख लिया। ठीक है, तो इसको हमने अपना मानक समय माना है, जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है। यहाँ पे क्या नाम है, मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से होकर गुजरती है। उसके बाद दोस्तों हमने ये पूरी देश में एक ही समय क्यों बजाया? ताकि हमारे को सुविधा हो सके, सुविधा के लिए हमने ऐसा किया। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न, यानी कि दोपहर में 2 बजे होगा। तो भारत के अनुसार वो कितने बजे होगा? तो भारत का समय जो है वो 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनिच के समय से। तो अगर वहाँ दोपहर में 2 बजे होगा तो हमारे देश में कितने बजे होगा? शाम के, ये देखिए, शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। यानी कि हमारे यहाँ पे लगभग रात स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये 5.5 घंटे कैसे आ रहा है कि अगर आप 82.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4 पंजे 20, हासिल गया 2, 4 दूनी 8, 2 12, हासिल गया 1 और 4 अट्ठे 32, 1 33। तो 332 मिनट आ गया। और 332 को जब आप डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 पंजे 30 और यहाँ पे भी आ गया 32, 6 पंजे 30, तो 5.5 घंटे लगभग आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 5.5 घंटे हमारा समय वहाँ से आगे चलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है। तो 15 डिग्री करके 24 पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और ठीक है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ मैप के अंदर, ये देखिए यहाँ पे मैप दिया हुआ है। ये देखिए 12 इस तरफ है, देखिए 11 इधर है। 1 मिनट रुकिए, देखिए 11 इधर है ग्रीनिच से, और जब मैं इधर आया तो फिर 11 इधर भी है और 1 इधर 12वां है। तो ये देखा आपने 12 दोनों तरफ है, तो कितने हो गए? 24। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूस कितना बड़ा है। आप जानते हैं दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस। ठीक है, तो दोस्तों रूस, जिसका जो पहले रूस का नाम था वो था 1991 में, उसको हम कहते थे USSR, हिंदी में कहते थे सोवियत संघ।
तो दोस्तों 1991 में इसका बंटवारा हो गया, ये इसका टूट गया, ये विक्टन हो गया इसका, और ये अलग अलग कंट्रियों में बट गया। तो उसमें अभी भी रूस सबसे बड़ा रह गया। तो अभी भी रूस सबसे बड़ा ही है, पहले भी बड़ा था। तो रूस के अंदर अब जो है वो 11 मानक समय को माना गया, यानी रूस के अंदर 11 घड़ियाँ होती है जिनमें अलग अलग समय बजते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि रूस इतना बड़ा है कि उसके पूरे देश में एक जैसा समय बजाना ही असंभव है, इसलिए दोस्तों ऐसा किया है। तो दोस्तों लगभग आपका पार्ट पूरा हो गया है, पूरा मैंने आपको करा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो पार्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बस वो बता दूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 180 डिग्री पर एक रेखा है जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि हमारी तिथि निर्धारण करने में सहायता करती है। बस अब दोस्तों ये आपका पार्ट पूरा हो गया है। अगर कोई भी पार्ट से जुड़ा आपका सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और दोस्तों अगर ये MCQ और फिलअप आप अपने आप स्वयं कर लेते हैं तो आपको इसका मतलब पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ। प्रमुख या अमोत्तर रेखा का मान बताइए, आप फटाक से बता देंगे 0 डिग्री है। देशांतर की कुल संख्या आप बता देंगे 360 है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध बताइए। तो ध्रुवों के पास। ग्रिड क्या है? आपको मैंने बताया था, देशांतर और अक्षांतर जो रेखाएं होती है उनसे जो बनने वाला जो जाल है वो उसी को हम ग्रिड कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो चुका है लेसन, और आप पेपर में भी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। और जो मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया है ये लेसन। हमेशा NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UPSC वगैरह में NCERT पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें अभी आप तक अपडेट पहुंचती रहे। वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको समझ में ना आए एक बार में तो कई बार आप वीडियो को देख के आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी ना आए तो आप हमसे क्वेश्चन करिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन अपने, हम आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, वेट करिए अगली वीडियो का। जल्दी हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का क्लास 6 का। थैंक्स दोस्तों इसी के साथ।